I'm Gopi Kumar Srivastava from ICS Sudhamti. This is my fourth video of chapter 9 Excess Demand, Deficit Demand of Macroeconomics. In this video, I am discussing about how to solve excess demand through the help of RBI policy. RBI policy is also known as monetary policy. In the previous video, I am discussing about the fiscal policy of the government, how to control government of excess demand and deficit demand. Now I am discussing about the monetary policy of the RBI, how to control with the help of two instruments, quantitative instrument and the क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई का है वो किस प्रकार से आरबीआई जो है मतलब एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आरबीआई क्या करेगा। अब गवर्नमेंट की बात मैं नहीं करूँगा, मैं आरबीआई की बात करूँगा कि आरबीआई क्या करेगा। तो आरबीआई ने दो तरीका अपनाया है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। तो वो डिमांड हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो दो डिमांड है वो है पहला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। चलिए इसे हम लोग डिटेल से जानते हैं कि आखिर हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे एक बात बताता हूँ। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी को पहले तो दो भागों में बांटा गया है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा राइटिंग खराब है, आप एडजस्ट कर लें, मेरे बातों को सुने। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई इस्तेमाल करता है और दो तरीका अपनाता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। कोई दिक्कत? अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव मेथड को समझने के लिए कि क्वांटिटेटिव मेथड में जो आरबीआई है वो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है। उसके अंदर भी बहुत सारा पॉलिसी है। जैसे पहला है रेपो रेट, रेपो रेट। ठीक है, पहला रेपो रेट है, फिर बैंक रेट है, ठीक है, फिर ओएमओ है। अब ये ओएमओ क्या है, बैंक रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, एमओ क्या है, फिर उसका सीआरआर होता है, फिर एक एसएलआर होता है। तो इन तरीकों से ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इसे मैं थोड़ा सा डिटेल से दिखाता हूँ। देखिए, पहले हमारा हो गया रेपो रेट, ठीक है। दूसरा हो गया बैंक रेट, फिर हो गया ओएमओ, ये क्या होता है सब मैं बताऊँगा। फिर उसके बाद हो गया आपका यहाँ पे सीआरआर, और दूसरा हो गया आपका एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर को एलआरआर भी बोलते हैं, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो, और इसको सीआरआर को कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये सब क्या कौन सा रेशियो होता है सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप देखते रहें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जब मैंने आरबीआई चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था, अब भी मैं बता रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है आरबीआई का कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने का, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक ही ऐसा चीज़ है जो डिमांड को बढ़ाने और घटाने में बड़ी मेन रोल निभाता है। चलिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए डिमांड बढ़ जाता है, तो आखिर ये बैंक रेट रेपो रेट क्या है, पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ कि बैंक रेट क्या है या रेपो रेट क्या है। ठीक ना, सबसे पहले बैंक रेट से पहले मैं रेपो रेट के बारे में बात करूँगा। ठीक ना, देखिए एक कॉमर्शियल बैंक है और ये आरबीआई है, ठीक है। और कॉमर्शियल बैंक मान लीजिए लोन लेने जा रहा है आरबीआई से 1 लाख का, 1 लाख, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेने जा रहा है 1 लाख का। आरबीआई जिस रेट पे इसको लोन देगा उसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं, और साथ ही ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मतलब विथिन 1 ईयर के लिए। 1 साल के लिए अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई पास लोन लेने जाता है तो उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। जिस रेट पे आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसे रेपो रेट करेंगे। और वही अगर आरबीआई लॉन्ग टाइम के लिए लोन दे रहा है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो उसको हम लोग बैंक रेट कहते हैं। जैसे एक्सेस डिमांड आएगा, मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा कहाँ से आता है, कॉमर्शियल बैंक उसे लोन देता है। तो आरबीआई क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक को लोन देना बंद कर देता है। तो सीधे तो मुंह से बोल नहीं सकता है कि बंद, मैं नहीं दूंगा टैक्स, मैं नहीं दूंगा लोन कॉमर्शियल बैंक को, क्योंकि देखिए पब्लिक कॉमर्शियल बैंक से जुड़ा है, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से जुड़ा है। तो आरबीआई क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक को अगर लोन देना बंद कर दे तो पब्लिक पास भी लोन नहीं जाएगा, पब्लिक पास लोन नहीं जाएगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगा, डिमांड नहीं बढ़ेगा तो प्राइसेस नहीं बढ़ेगी, डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। तो एक लॉन्ग सीरीज है, आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि बैंक रेट ऐसा रेट रहता है जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक लोन लेगा आरबीआई से, आरबीआई इंटरेस्ट को चार्ज करेगा। अगर यही चार्ज को आरबीआई बढ़ा दे कि नहीं तुमको 1 लाख पे हमको क्या करना है, 10,000 इंटरेस्ट देना है, या 15,000 कर दे, या 20,000 कर दे, तो इसको चुकाने में बहुत दिक्कत होगा कॉमर्शियल बैंक को। तब जाके वहाँ कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, वो मना कर देता है कि नहीं हमको इस तरह का लोन नहीं चाहिए। तो जब भी एक्सेस डिमांड आएगा तो आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देता है। साथ में आते ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको ओएमओ कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए ये कॉमर्शियल बैंक है, ये आरबीआई है, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई। मान लीजिए एक्सेस डिमांड है,
ठीक है, एक्सेस डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हर ये भी एक तरह का कंपनी हो गया, ये भी एक तरह का कंपनी हो गया। तो आरबीआई बोलेगा ना कि मेरा शेयर जो है खरीद लो। शेयर एक तरह का कागज़ होता है, एक तरह का प्रॉपर्टी होता है, जिसको आरबीआई खरीदने बोलता है कमर्शियल बैंक को। अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको प्रॉफिट में भाग दिया जाएगा, मतलब अगर इसको प्रॉफिट हुआ तो आपको भी देगा इसका शेयर खरीदने पे। इस शेयर्स पे एक चैप्टर है 12 में, अकाउंट्स में, आप इसे पढ़ सकते हैं, इस पर वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत डिटेल से आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के आप ये समझिएगा, ये गुड्स है एक तरह का, ठीक है, या सर्विस है जिसको आरबीआई खरीदने बोल रहा है कमर्शियल बैंक को। बदले में खरीदने के बदले उसको प्रॉफिट देगा आरबीआई इसको। तो ये कब सेल करता है? जब एक्सेस डिमांड आता है ना, तो ऐसा लगता है आरबीआई को कमर्शियल बैंक के पास बहुत पैसा है, तो अपना शेयर को जो है कमर्शियल बैंक को बेच देता है कि तुम मेरा शेयर खरीदो, हमको पैसा दे दो। जब ये पैसा इसके पास दे देगा तो पब्लिक के पास देने के लिए इसके पास कुछ बचेगा नहीं। इस तरह से एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। तो जिस मार्केट में शेयर को बेचा और खरीदा जाता है उसे हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच में जिस जगह इस तरह का शेयर बेचा और खरीदा जाए उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। अगला बढ़ते हैं, लीगल इंक्रीज इन द लीगल रिजर्व रेशियो। ये लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? मैंने बताया था आरआर को दो भागों में तोड़ सकते हैं आप, सीआरआर और एसएलआर। आखिर ये सीआरआर और एसएलआर क्या है? अगर ये दोनों समझ में आ गया तो आपको ये भी डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। आते हैं सीआरआर में। देखिए ये हमारा कमर्शियल बैंक, हर बार कमर्शियल बैंक आरबीआई नहीं लूँगा, 2 ही एग्जाम्पल लूँगा और उसको खत्म कर दूंगा। कोई भी कमर्शियल बैंक हो, उसके पास कितना पैसा है, मान लीजिए उसके पास 100 करोड़ रुपया है उसके अकाउंट में, जितना भी लोग पब्लिक डिपॉजिट किया, उसका 10% आरबीआई के पास उसको रखना जरूरी है, मतलब 10 करोड़ रुपये रखेगा। बचा कितना इसके पास? 90 करोड़, ठीक ना। तो याद करिएगा, कोई भी बैंक हो उसको कंपल्सरी मिनिमम पेमेंट आरबीआई को करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई जो है सुप्रीम कोर्ट है, सब कंपल्सरी कर दिया है देश में कि हर बैंक को, हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ मिनिमम अमाउंट रखना ही पड़ेगा। क्योंकि आरबीआई हमेशा सपोर्ट करता है, लोन भी देता है कभी कभी जरूरत पड़ने पे कमर्शियल बैंक को। इसलिए जितना भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा है डिपॉजिट में, 4 तरह का अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। उसमें सब पैसा मिलाकर अगर मान लीजिए 100 करोड़ रहा है तो उसका 10% आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो इसको हम लोग सीआरआर बोलते हैं, सीआरआर। क्लियर? चलिए अब एसएलआर किसको बोलते हैं? अब यहाँ पे देखिएगा, ये कमर्शियल बैंक है, ये आरबीआई था, इसने अपना 10% यहाँ रखा था जो कि 10 करोड़ हो गया था, बचा 90 करोड़ इसके पास। अब 10 करोड़ रख दिया तो सीआरआर का जाएगा आरबीआई के पास। और आरबीआई ये भी इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर तुम्हारे पास 100 करोड़ है और 10 करोड़ तुमने मेरे पास रख दिया तो तुम्हारे पास 90 करोड़ बचेगा। अब 90 करोड़ में पूरा का पूरा पब्लिक को मत दे देना, कुछ पैसा खुद के पास भी रखना, क्योंकि मान लो अगर सारा लोन के रूप में दे दोगे तो मान लो जो पब्लिक तुम्हें हमारे यहाँ जमा किया था, फिक्स डिपॉजिट किया था, वो पैसा मांगने आ सकता है। इसलिए कुछ पैसा मेरे पास रखो और कुछ परसेंटेज अपने पास भी रखो, सारा लोन मत देना। नॉर्मली कमर्शियल बैंक सभी लोन दे देता है पैसा को, इसलिए नहीं देना के लिए आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया कमर्शियल बैंक को कि कुछ पैसा अपने पास भी रखो। तो जैसे 20% कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखा तो वो 18 करोड़ होता है। तो ये कमर्शियल बैंक के पास है और ये आरबीआई के पास है, तो देखा जाए तो 28 करोड़ रिजर्व हो जाता है। ये जो रिजर्व हो जाता है इसी को बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, मतलब एलआरआर। और ये जो अपने पास डिपॉजिट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आपको मेरे नोट्स में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वांटिटेटिव मेथड खत्म हो गया, अब क्वालिटेटिव मेथड में आते हैं कि आखिर क्वालिटेटिव मेथड से देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में 2 तरह का मेथड होता है, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में मैंने सारा इंस्ट्रूमेंट बता दिया। अब हम लोग आते हैं क्वालिटेटिव मेथड में कि क्वालिटेटिव मेथड में गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करता है इस चीज़ को, है ना। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इससे मैं आपको बिल्कुल नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, जो हमारा फिफ्थ वीडियो होगा। सो थैंक यू। इन दिस वीडियो आई एम ओनली डिस्कसिंग अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी under the quantitative instrument, in which I am discussed about the repo rate, bank rate, open market operation, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, and the both legal reserve ratio. So this is important chapter, very important chapter. This chapter is also related to the central bank. So both central bank and this chapter is connected to each other. So thank you. This video is completed, and the next video is our fifth video. On that video I am discussing about the qualitative instrument, so must write all the notes. Thank you.